हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से हैं और अपनी पढ़ाई पर पूरा कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, ये चैप्टर जो मैंने 17वां चालू किया, बहुत सारे बच्चों ने कहा सर ये लास्ट से चालू नहीं करना चाहिए था। मैं आपकी बात को मानता भी हूँ, लेकिन मेरे को ये लगा था कि लास्ट में हुआ ये चैप्टर मैंने वीडियो लास्ट में बनाया, आपने शायद देखा भी होगा, तो मैंने सोचा कि ताज़ा ताज़ा है, चैप्टर याद हो गया होगा, इसलिए फिर इसके सवाल भी हाथों हाथ करवा दें तो ये चैप्टर बहुत अच्छा हो जाएगा, इसलिए मैंने ये काम किया था। इस चैप्टर के लिए ये लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम लास्ट 5 to 6 ईयर्स के जो क्वेश्चन आए हैं 2014 से लेकर 2020 तक जितने क्वेश्चन आए हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से, उनको हम डिस्कस करेंगे। बच्चों, आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो रिपीटेटिव है, मतलब रिपीट हो रहे हैं, पैटर्न उनका सेम चल रहा है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके का न्यूमेरिकल हमें तैयार करना है और किस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं बेसिकली। एक चीज़ और कहूँगा, आपका प्री बोर्ड पेपर, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि प्री बोर्ड कब लगने वाला है। तो प्री बोर्ड पेपर जो सेकंड फिजिक्स का है, जिसमें चैप्टर नंबर 11 से लेकर चैप्टर नंबर 17 तक का कोर्स आएगा, 50 मार्क्स का ये पेपर है, जिसके अंदर से 20 1 नंबर के सवाल होंगे, 10 2 नंबर के सवाल होंगे, 3 नंबर के 2 सवाल और 4 नंबर का 1 सवाल होगा। तो टोटल इस तरीके से 50 क्वेश्चन है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शामिल हैं। पेपर बना चुका हूं बच्चों और पूरी कोशिश की है कि ये पेपर आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको पहुंचाए। तो 28 फरवरी तारीख याद रखिएगा, संडे है उस दिन, तो सुबह 10 बजे तक मैं पेपर को आपके पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर पे अपलोड कर दूंगा, जिन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया है इसके लिए। और कांटेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है आप सभी को पता है, नहीं तो कम्युनिटी टैब में जा करके देखिए। चलिए तो चालू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी, फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन देखिए, 2014 का ये क्वेश्चन है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। 2 क्वेश्चन है 2014 के अंदर, 1-1 नंबर के, दोनों ज़्यादा आएंगे, लेकिन जो स्लाइड वाइज मेरे को दिखाई दे रहे हैं मैं आपको बताता जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला जो सवाल है वो है बिंदु से बिंदु संचार का एक उदाहरण है। देखो, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन सिस्टम, ये हालांकि जब मैं चैप्टर को पढ़ा रहा था तब मैं आपको नहीं समझा पाया था, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन सिस्टम, 2 तरीके के कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं, एक तो बिंदु से बिंदु संचार और दूसरा होता है प्रसारण, ठीक है। तो बिंदु से बिंदु संचार मैंने शायद लास्ट वीडियो में आपको समझाया था, ये 12वें नंबर का है। इसमें क्या होता है बच्चों, एक ही प्रेषित्र होता है और एक ही अभिग्राही होता है, मतलब एक भेजने वाला होता है और एक सुनने वाला होता है, सीधी सी बात है, ठीक। तो आपको इसका क्या करना है, एक उदाहरण बताना है। उदाहरण सीधी सी बात है, टेलीफोन कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसका उदाहरण आप क्या लिख सकते हैं, टेलीफोन संचार। 2014 का ये सवाल है 1 नंबर का। या फिर आप लिख सकते हैं टेलीग्राम, ठीक है। टेलीग्राम, टेलीग्राफ, ये सारे के सारे क्या होते हैं, बिंदु से बिंदु संचार। एक जना भेजने वाला होता है, एक जना रिसीव करने वाला होता है, एक प्रेषित और एक अभिग्राही होता है इनमें, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, 13वां सवाल जो बोर्ड में आया था, व्यापक संचार व्यवस्था का एक ब्लॉक आरेख बनाइए। व्यापक संचार व्यवस्था बच्चों, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया है, संचार व्यवस्था का ब्लॉक आरेख 3 चीजें होती हैं, वापस से बना रहा हूं जल्दी से। क्या होगा, प्रेषित्र, फिर यहां पर क्या होगा, चैनल, और यहां पर क्या होगा, अभिग्राही, ठीक है। अभिग्राही से सूचना किसके पास में जानी है, आंसर है सूचना प्राप्तकर्ता के पास में, सूचना प्राप्त करता, ठीक है। और यहां से प्रेषित को कौन सूचना देगा, तो हम बोलेंगे स्रोत, सूचना बाहर लिख देता हूं, स्रोत अंदर लिखना है, वैसे आ नहीं रहा था इसलिए बाहर लिख दिया। चैनल 100% दक्ष नहीं होता है, इसलिए इसमें माध्यम में क्या मिल जाता है, रव, नॉइस। फिर आपको क्या बताया था, ऐसा इन 3 के ऊपर आपको क्या करना है, यही संचार व्यवस्था के मुख्य भाग है, तो इसे हमने लिख दिया संचार व्यवस्था या संचार तंत्र, कम्युनिकेशन सिस्टम। ये वाला सिग्नल कौन सा होता है, तो हमने बोला प्रेषित सिग्नल या प्रेषित सिग्नल, प्रेषित संकेत। ये वाला
अभिग्राही संकेत, ये सूचना, इस तरफ भी सूचना होती है और इस तरफ भी क्या होती है, सूचना होती है। यही तो था, ठीक। तो ये चीज याद रखो, सामान्यतः पूछी जाएगी। आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार आया भी है, ठीक है। चलिए, ये 13वां सवाल था। फिर इसके बाद में 2014 का जो नेक्स्ट सवाल है 2 नंबर के लिए, मॉड्यूलन की आवश्यकता के लिए कोई 2 कारण लिखिए। मतलब मॉड्यूलन की आवश्यकता बताने की कि हमें मॉड्यूलन की आवश्यकता पड़ी क्यों बच्चों, है ना। तो मैंने आपको 3 कारण बताए हैं, इवन 3 कारण है हमारी बुक में, इसलिए हमने उनको डिस्कस किया है। क्या क्या कारण थे? सबसे पहला था एंटीना या फिर एरियल की ऊंचाई। हम बोलते हैं, आप समझ लीजिए इस चीज को, कि अगर मॉड्यूलन नहीं किया जाए तो जो हमारी सूचना संकेत है उसकी आवृत्ति कम होने के कारण एंटीना की हाइट बहुत ज़्यादा होती है। इस एंटीना की हाइट लगभग कितनी बच्चों, 3.75 किलोमीटर की होगी, ठीक है। आप पूरी थ्योरी लिख लीजिएगा, मैंने आपको थ्योरी बहुत अच्छे से लिखा रखी है, मैं तो आपको जल्दी से बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। लगभग 3.75 किलोमीटर का होगा। यह एंटीना प्रायोगिक तौर पर बनाना असंभव है। अतः एंटीना हाइट को कम करने के लिए या फिर प्रायोगिक या व्यवहारिक मानों तक सीमित करने के लिए एक अधिक आवृत्ति के सूचना की आवश्यकता होती है, अधिक आवृत्ति के संकेत की आवश्यकता होती है, जो मॉड्यूलन द्वारा संभव है। तो एक सीधी सी लाइन हो जाएगी क्या बच्चों, कि एंटीना हाइट को व्यवहारिक रूप में कम करने के लिए, सीमित रखने के लिए मॉड्यूलन की आवश्यकता होती है। दूसरा, माध्यम में प्रेषित सूचना की शक्ति को बढ़ाने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है, मॉड्यूलन की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि शक्ति के लिए हमने एक फॉर्मेट लिखा था, P इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ², ठीक है। अगर तरंग दैर्घ्य कम होगी तो फिर माध्यम में जो विकिरित सूचना है उसकी शक्ति क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है। तरंग दैर्घ्य का मतलब आवृत्ति ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और वो आवृत्ति ज्यादा कब होगी, सीधी सी बात है, मॉड्यूलन से होगी, ठीक। तो हम बोलते हैं कि माध्यम में विकिरित सूचना की शक्ति को बढ़ाने के लिए भी मॉड्यूलन की आवश्यकता होती है, और ये फिर शक्ति वाला फॉर्मेट लिख लीजिएगा, ठीक। फिर इसके बाद में एक और है, आप चाहें तो वैसे 2 ही पूछे तो 2 ही लिखो, है ना, तीसरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन तीसरा क्या था, माध्यम में सूचनाओं के मध्य अतिव्यापन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, मॉड्यूलन करते हैं। मिक्सिंग को रोकने के लिए भी मॉड्यूलन करते हैं। तो ये 24वें नंबर का सवाल आया था 2014 में। फिर 2014 के अंदर 18वें नंबर का सवाल, ये बहुत बढ़िया सवाल है। 18वें नंबर का सवाल बहुत बढ़िया सवाल है। मैं चाहूंगा कि आप इसका उत्तर दें, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आना चाहिए। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में उन विकिरणों के नाम लिखिए जो, देखिए कौन कौन सी विकिरणों के नाम लिखने हैं। सबसे पहला, वातावरण में ओजोन परत द्वारा अवशोषित किए जाती है। कौन सी तरंगें ओजोन परत के द्वारा अवशोषित होती है, सभी को पता है, 5वीं से पढ़ते हुए आ रहे हो भैया तुम, ठीक है। कौन सी तरंगों को अवशोषित कर लेता है, पराबैंगनी, यूवी किरणें। ये हमारी स्किन के लिए क्या होती हैं, खराब होती हैं, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि पराबैंगनी तरंगों का अवशोषण कर लिया जाता है। कौन सी का, पराबैंगनी का, ठीक है। यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। इंग्लिश मीडियम वाले भी सवाल देख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं। फिर उच्च वेग वाले इलेक्ट्रॉनों की धातु लक्ष्य पर बमबारी से उत्पन्न होता है। इज प्रोड्यूस्ड बाय बम्बार्डिंग अ मेटल टारगेट बाय हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, इलेक्ट्रॉन्स को किसी मेटल के ऊपर आपको क्या करना है, टकराना है। उससे कौन सी तरंग बनेगी, एक्स किरणें बनती हैं, नहीं बनती हैं, एक्स किरणें ही हैं। चलिए ध्यान में रखिएगा, एक्स रेज, एक्स किरणें। सी देखो और बताओ, देखे संचार उपग्रह में प्रयुक्त होती है। बताओ भाई, कम्युनिकेशन सिस्टम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में कौन सी होती हैं, 2 बताई थी, कौन सी चूज करोगे बच्चों। देखो मैंने आपको 2 तरंगे बताई थी। एक होती है बच्चों, हम बोलते हैं रेडियो तरंगे, जो सबसे नीचे आपने पढ़ा होगा GX पे, देखो आई एम रेडी। और एक है माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगे। तो कौन सी यूज करेंगे, तो हम बोलेंगे रेडियो तरंगों का उपयोग ज्यादा किया जाएगा। कारण क्या है कि रेडियो तरंगों का देखा जाए तो संचार में ही उपयोग होता है, जबकि माइक्रो तरंगों का उपयोग कहाँ होता है, तो हम बोलते हैं माइक्रोवेव ओवन में भी होता है, ठीक है, और इसमें भी होता है, संचार में भी होता है। तो बेसिकली अगर संचार देखा जाए, कम्युनिकेशन सिस्टम देखा जाए और सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात की जाए, तो आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ एक ही होना चाहिए। कौन सा, रेडियो तरंगे। रेडियो वेव्स,
नेक्स्ट और लास्ट, लगभग 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य परास रखते हैं। 400 से 700 या फिर 4000 एंगस्ट्रॉन्ग से 8000 एंगस्ट्रॉन्ग या 7000 एंगस्ट्रॉन्ग, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बोल सकता हूं मैं। कौन सी है भैया, सभी को पता है, क्या? दृश्य प्रकाश। ठीक है, तो हम बोलते हैं दृश्य तरंगे, विजिबल, दृश्य तरंगे। विजिबल रेज। ठीक है, पता चला। ये सवाल बहुत अच्छा है और इस तरीके के सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये 2014 के 3 सवाल थे जो आए। आपको पता चल गया, आधे आधे नंबर के हैं, नाम ही लिखना था, काम खत्म। ठीक है, चलो अब देखिए 2015 का जो आप सवाल देख पा रहे हैं सामने, ये 2015 के क्वेश्चन अब आएंगे। मैं यहां पर लिख ही देता हूं 2015, 5वें नंबर का सवाल, और मेरे हिसाब से आपका आंसर मिल जाना चाहिए मेरे को। निर्वात नलिका मैग्नेट्रॉन द्वारा उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम लिखिए। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? राइट द नेम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड बाय द वैक्यूम ट्यूब मैग्नेट्रॉन। मैग्नेट्रॉन और क्लिस्ट्रॉन द्वारा कौन सी तरंगे बनती हैं बच्चों? सभी को पता होना चाहिए, माइक्रो तरंगे। कौन सी? माइक्रो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, लिखा रखा है मैंने। तो इसका आंसर क्या होगा? सूक्ष्म तरंगे। और हिंदी में नहीं याद रखो तो इंग्लिश में ज्यादा सिंपल है, माइक्रोवेव्स। ठीक है, माइक्रोवेव्स लिख लीजिएगा। नेक्स्ट 12वें नंबर का क्वेश्चन, ये मेरे हिसाब से बहुत बार करवाया है मैंने। 20 वोल्ट, मैंने मतलब बहुत बार, मतलब इस तरीके का सवाल करवा रखा है। 20 वोल्ट शिखर वोल्टता के संदेश सिग्नल का उपयोग, संदेश सिग्नल का आयाम देखो दे रखा है, संदेश सिग्नल या तो वीएम लिख लो या एएम लिख लो, जो आपकी मर्जी है वो लिख लीजिएगा। और कितना दे रखा है? 20 वोल्ट दे रखा है। का उपयोग किसी 30 वोल्ट शिखर वोल्टता की वाहक तरंग को मॉडलित करने में किया जाता है। वाहक तरंग को मैं एसी लिख देता हूं, मैंने आपको एसी लिखा रखा है ना, 30 वोल्ट। बच्चे वीसी भी लिख सकते हैं, तो एक ही लिखिएगा, या तो वीएम लिखिएगा या फिर एएम लिखिएगा, या वीसी लिखिएगा या एसी लिखिएगा, एक ही पैटर्न यूज कीजिएगा। मॉडुलन सूचकांक ज्ञात कीजिए। मॉडुलन सूचकांक देखो, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है एम और कुछ बुक्स में लिखा हुआ है म्यू। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं। मैं एम लिख रहा हूं और एम का फॉर्मूला होता है एएम डिवाइडेड बाय एसी। एएम का मान कितना? 20 और इसका मान कितना? 30। तो ये कितना हो जाएगा? 2/3। आपको क्या कैलकुलेट करना था? मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेट करना था। देखिए इंग्लिश के अंदर ऐसे ही तो लिखा हुआ है ना, डिटरमाइन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक है, तो यही हुआ। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। चलिए 13वां सवाल देखिए। किसी एंटीना द्वारा प्रभावी विकृत शक्ति किस प्रकार परिवर्तित होगी यदि विकिरण की तरंगदैर्घ्य घटाई जाती है? देखो एंटीना द्वारा प्रभावी शक्ति, विकृत प्रभावी शक्ति है ना, इंग्लिश में देखिए, हाउ द इफेक्टिव पावर रेडिएटेड बाय एन एंटीना विल बी चेंज्ड इफ द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इज डिक्रीज्ड। देखिए क्या बोल रहा है वो, आपको वेवलेंथ को घटाने पर पावर कैसे चेंज होगी? तो सिंपल सी बात है, पावर इज जस्ट प्रोपोर्शनल टू 1/λ², या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू λ², है ना। ऐसा ही तो होता है ना, तरंगदैर्घ्य के वर्ग के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक, तो आप ये लिखेंगे। फिर इसके बाद में मैं बता देता हूं, तरंगदैर्घ्य को घटाना बोल रहा है ना, डिक्रीज बोल रहा है, तो तरंगदैर्घ्य घटेगी तो पावर क्या होगी? बढ़ेगी। सीधी सी बात है। तो ऐसा मत लिख दीजिएगा, ये तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि ऐसा होगा। तो हम बोलेंगे अतः तरंगदैर्घ्य को घटाने पर विकिरित शक्ति की पावर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक, सॉरी, विकिरण की पावर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये पता चल गया, पावर बढ़ेगी कब? जब तरंगदैर्घ्य घटेगी, सीधी सी बात है ना। चलिए, तो ये था इसका नेक्स्ट। अब देखिए तीसरा। अब ये सवाल जो है थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा, है ना। देखिए क्या है, मैं थोड़ा तरीके से पढ़ देता हूं। एक रेखीय ध्रुवित विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण चित्र बनाइए तथा विद्युत चुंबकीय तरंग के कोई 2 गुण लिखिए। देखो ये 2 नंबर का सवाल है बच्चों, तो 1 नंबर का ऊपर वाला पार्ट होगा और 1 नंबर का नीचे वाला पार्ट होगा। मैं ये मिटा देता हूं। 18वां सवाल बहुत अच्छा सवाल है। आपको क्या बोल रहा है?
विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण चित्र बनाना है, मतलब आपको विद्युत चुंबकीय तरंग बनानी है कुल मिलाकर के। और आप सभी को पता है विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे दिखती है, देखो आपको साइड में डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। चलो मैं बना ही देता हूं 18वां सवाल। किस तरीके से बनाओगे, ऐसा कुछ कर लीजिएगा, इधर एक्स ही लिख लो तुम, एक्स, ये वाई और इस तरफ जेड डाल दीजिएगा। फिर तरंग ऐसी बनाओ, ठीक है, और एक तरंग को ऐसी बनाओ, है ना। अब ये वाली जो तरंग है ना ऊपर वाली, इसके अंदर ऐसे 3 रेस खींच दीजिएगा। मैं आपको तरीका बता रहा हूं, पहले मैं समझा चुका हूं। ये विद्युत क्षेत्र वाली तरंग है, कौन सी वाली, ई, विद्युत क्षेत्र सदिश वाली, ठीक। और इसके अनुदिश जो है वो चुंबकीय क्षेत्र है, ये बी वाली तरंग है, तो ऐसा लिख दीजिएगा बी सदिश। फिर ये वाली तरंग नीचे की ओर आई तो फिर अब ये नीचे ऐसा, चलो इसको ऐसा करो। आप चाहें तो कंटिन्यूअस लाइन बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ठीक है, तो ये बी बता दी तरंग, ये हमने ए बता दी, और ये संचरण की दिशा, इसे क्या लिख दीजिएगा, संचरण की दिशा। ये तीनों एक दूसरे के क्या होती हैं, लंबवत होती हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो 18वें का एक पार्ट तो ये हुआ। फिर विद्युत चुंबकीय तरंग के कोई 2 गुण लिखिए। विद्युत चुंबकीय तरंगों के तो कई गुण हो सकते हैं, ठीक है। क्या एक गुण, क्या इनकी प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, अतः इनका ध्रुवण संभव है, ठीक है, अतः इनका क्या होता है, ध्रुवण संभव होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक। फिर ये निर्वात में गमन कर सकती हैं, निर्वात में गमन कर सकती है, या फिर इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ये निर्वात में भी गमन कर सकती हैं, ठीक। फिर विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में प्रकाश के वेग से गति करती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। ये मैं आपको बता रहा हूं, इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो उतार लीजिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगे अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करती हैं, अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करती हैं, अतः ये व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि की गुणों को प्रदर्शित करती हैं, ठीक है, ये लिख लीजिएगा, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण को भी प्रदर्शित करती है। तो ये 4 तो मेरे हिसाब से बहुत सिंपल हो जाएंगे। फिर इसके बाद में आप चाहें तो इस सी वाले पॉइंट को और ज्यादा बढ़ा सकते थे। सी बराबर क्या होता है, E0 डिवाइडेड बाय B0 होता है, या E डिवाइडेड बाय B। विद्युत चुंबकीय तरंगों हेतु विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के आयामों का अनुपात प्रकाश के वेग के तुल्य होता है, ठीक। फिर विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंदर विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत एवं तरंग संचरण की दिशा के भी क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। फिर एक और लिख सकते हो, विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के मध्य कलांतर 0 होता है एवं कोण 90 डिग्री होता है। एक दूसरे के लंबवत है ना, तो कोण तो 90 और कलांतर 0, ध्यान में रखिएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे गुण आप लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जब किसी सतह से टकराती हैं तो उस सतह पर क्या आरोपित करती हैं, दाब आरोपित करती हैं, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे गुण हैं। ये आवेशों का क्या नहीं करती, स्थानांतर नहीं करती, इनके पास में कोई आवेश नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। तो बहुत सारे हो सकते हैं, कोई भी 2 छांट लीजिएगा जो आपको अच्छे लगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 का ही है। संचार प्रणाली में प्रयुक्त पदों को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। मॉड्यूलन व ट्रांसड्यूसर। एक्सप्लेन ब्रीफली द फॉलोइंग टर्म्स यूज्ड इन कम्युनिकेशन सिस्टम, मॉड्यूलेशन एंड ट्रांसड्यूसर। मॉड्यूलन क्या होता है बच्चों, हम बोलते हैं कि कोई कम आवृत्ति का मूल संकेत होगा और उसे अध्यारोपित किया जाएगा अधिक आवृत्ति की वाहक तरंग पर।
तो वाहक तरंग के गुण मूल सूचना के प्रत्येक मान के अनुसार परिवर्तित तो होते हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? मॉडलिंग कहलाती है। इंग्लिश में हम बोलेंगे व्हेन अ लो फ्रीक्वेंसी मैसेज वेव इज सुपर इम्पोज्ड ऑन अ हायर फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव देन द प्रॉपर्टीज ऑफ कैरियर वेव चेंजेस अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मैसेज वेव। दिस प्रोसेस इज नोन एज मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ये मैं बता चुका हूं। ट्रांसड्यूसर क्या करता है? ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करता है। सामान्यतः किसी कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर माइक और स्पीकर जो है सामान्य उदाहरण है किसके? ट्रांसड्यूसर के। ठीक, तो ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। जनरली स्पीकर एंड माइक आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ ट्रांसड्यूसर। ठीक है, हाँ भाई 2016, ये 2015 के सवाल थे जो हमने अभी डिस्कस किए। अच्छे सवाल है ना? अब 2016 के सवाल देखते हैं। 2016 के अंदर जो क्वेश्चन आया है वो देखिए। टू 2016 में 7वें नंबर का सवाल। अब इसका आंसर मैं आपसे चाहूंगा। रिमोट नियंत्रकों में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है? विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर यूज्ड इन रिमोट कंट्रोलर्स और स्विचेस। रिमोट के अंदर आप कौन सी तरंगों का उपयोग करते हैं भाई? आप नहीं, मतलब कौन सी तरंगों का उपयोग होता है? कौन सी का बच्चों? इंफ्रारेड का, अवरक्त का। किसका? अवरक्त का। इंफ्रारेड रेज। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। विस्थापन धारा, ये तो कोर्स से हट गया है, हटाओ इसे। तीसरा सवाल देखिए। व्योम तरंग संचरण को चित्र द्वारा समझाइए। अब देखो, एक्सप्लेन द स्काई वेव प्रोपोगेशन बाय मेकिंग अ डायग्राम। आपको एक्सप्लेन भी करना है और आपको डायग्राम भी बनाना है। तो डायग्राम जब आपको बनाना हो तो ये ध्यान में रखिएगा। ये कौन सा नंबर का है? 23 का। कुछ ऐसा है ना, और यहां पर अपन लिखेंगे पृथ्वी, या भू सतह लिख लीजिएगा या फिर पृथ्वी सतह लिख लीजिएगा। यहां पर क्या होगा? कोई एंटीना होगा, TX मान लीजिए। ठीक, और ये क्या है? आयन मंडल की विभिन्न परतें, है ना। ये क्या है? आयन मंडल की परतें। आपको पता हो तो DE, F1 और F2 लिखते हैं, है ना। तो ये जो ऊपर वाली जो है F1 और F2 वो आयन मंडल की परतें होती हैं। D और E समताप मंडल और शोक मंडल को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो तरंगे क्या होती हैं? हम बोलते हैं कि कुछ तरंगे आयन मंडल तक जाती हैं और फिर क्या हो जाती, वापस से लौट करके आ जाती है। लेकिन कुछ तरंगे ऐसी होती हैं जो आयन मंडल को भेजते हुए सीधे आगे की ओर भी निकल जाती है। आप चाहें तो यहाँ पर कोई एंटीना बना सकते हैं, नहीं बनाओगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बना करके आ जाइए तो बहुत बढ़िया होगा, है ना। तो ऐसा आप काम कर दीजिएगा, बहुत सिंपल है। फिर क्या होता है आयन मंडल के अंदर? हम बोलते हैं कि जो तरंगे हैं वो सबसे पहले आयन मंडल की ओर प्रेषित होती है, आयन मंडल की परतों से परावर्तित होती है और फिर पृथ्वी पर स्थित किसी अभिग्राही तक पहुंचती है। इस प्रकार की संचार व्यवस्था के अंदर या इस प्रकार की प्रणाली के अंदर हम 3 से 30 मेगाहर्ट्ज तक की तरंगों को क्या कर सकते हैं? प्रोपोगेट कर सकते हैं, संचरित कर सकते हैं। अत्यधिक दूरी तक सूचना को प्रेषित करने के लिए हम व्योम तरंग संचरण का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। फिर आगे क्या पूछ रहा है? चित्र बनाकर समझाइए। हो गया भाई, चित्र को समझाइए। अगला देखिए, परिभाषाएं लिखिए। ट्रांसड्यूसर अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में। मॉड्यूलर अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था। देखिए सवाल रिपीट हुआ है। 2015 में भी यही सवाल था, 2016 में भी आपको ये सवाल मिलेगा। ठीक है, 2017 के लिए देखिए, ये हटा रहा हूं मैं। हाँ भाई, 5th नंबर का क्वेश्चन आया था। अब ये वाला सवाल, हाँ ये एक ऐसा सवाल है जो मैंने थियरी में भी आपको नहीं समझाया, लेकिन सवाल बहुत अच्छा है।
थोड़ा बहुत तो बताया होगा, नो डाउट। एक आवेशित कण किसी साम्य अवस्था के दोनों ओर 100 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति से दोलन कर रहा है। मतलब कोई भी कोई चार्ज पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, दोलन कर रहा है। कितनी फ्रीक्वेंसी से? 100 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से। दोलक द्वारा उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति क्या होगी? तो ये बात तो समझिए कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है ना, दोलन करता है, तो फिर वो क्या उत्पन्न करेगा? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, अब उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी ये पूछ रहा है। तो ये बात ध्यान रखना, जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कोई भी चार्ज पार्टिकल दोलन करता है या ऑसिलेट करता है, वही फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की भी होती है। सेम फ्रीक्वेंसी होती है, ऐसा नहीं है कि कम या ज्यादा होगी, सेम फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की भी होगी। तो हम बोलते हैं कि अगर वो 100 मेगाहर्ट्ज से क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, दोलन कर रहा है, तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी भी कितनी होगी? 100 मेगाहर्ट्ज ही होगी। कितनी होगी? 100 मेगाहर्ट्ज। सिंपल सवाल 1 नंबर का सामने दे रखा था आंसर। चलिए अगला देखिए, प्रसारण संचार क्या है? व्हाट इज ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन? ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो टेलीविजन कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग ही तो है। एक जना बोलता है और एक जना मतलब सूचना भेजता है और बहुत सारे जने उसको क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। तो हम बोलते हैं वह संचार तंत्र जिसके अंदर एक प्रेषित एवं अनेक अभिग्राही होते हैं, ब्रॉडकास्टिंग या प्रसारण कहलाता है। ठीक है, communication system in which there is only one transmitter and many receivers is known as broadcasting। ठीक, फिर एग्जाम्पल और लिख दीजिएगा क्या जरा। वैसे तो 1 नंबर का सवाल हो गया, इतना खूब है। परा उच्च आवृत्ति, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, परिसर की आवृत्तियों का प्रसारण प्राय किन तरंगों द्वारा होता है? विच वेव्स नॉर्मली ब्रॉडकास्ट द फ्रीक्वेंसीज इन अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। देखिए ये मैंने आपको बताया था, मैं जब ऑब्जेक्टिव सवाल कर रहा था तब मैंने बताया था कि ये जो UHF है ना, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, इसको किसके द्वारा प्रसारित किया जाता है? आप सभी को पता है, आकाश तरंग संचरण द्वारा। क्यों? क्योंकि 54 से 300 के बीच में जाता है और 54 से 300 के बीच में ही टीवी का प्रसारण होता है। टीवी का प्रसारण तो इससे उच्च पे भी हो सकता है, 900 मेगाहर्ट्ज तक भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि 54 से लेकर 300 के बीच में क्या आ जाती है? अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की रेंज आ जाती है। इसके बीच में वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की रेंज कहां से लेकर कहां तक है? दोनों को मिला दे तो कहां से लेकर कहां तक है? 54 से लेकर 300 तक है, दोनों को मिलाने पर। तो हम बोलते हैं कि अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। ठीक, तो इसको किससे प्रसारित किया जाता है? आकाश तरंगों के द्वारा। आकाश तरंगें। और ये वास्तविकता में ये है कौन सी तरंगे? रेडियो तरंगे हैं। ये तरंगे कौन सी हैं? रेडियो तरंगे हैं, और जिनका संचरण आकाश तरंग संचरण द्वारा किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। फिर 2017 का नेक्स्ट सवाल देखिए, 2 नंबर के लिए, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में उत्पन्न किन्हीं 4 तरंगों के या विकिरणों के नाम लिखिए। अब देखो बोर्ड खुद क्या बांट रहा है कि नंबर ले जाओ भाई। राइट द नेम ऑफ एनी 4 वेव्स और रेडिएशन प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमने 7 वेव्स लिखी हैं, 7 वेव्स लिखी है, नहीं लिखी है। कोई भी 4 लिखने को बोल रहा है, भैया किसी को भी बोल दो कि वो तो लिख देगा। इतना सिंपल सवाल दे दिया है। बोर्ड कई बार तो ऐसे काम करता है कि बच्चा बस तू पास हो जा भाई, तू निकल यहाँ से, 12वीं कर ली। ठीक है, तो कौन सा होगा? GX पर देखो, आई एम रेडी, गामा, ठीक है, एक्सरे, फिर इंफ्रारेड, ओके बीच वाली तो भूल गया मैं, इसके बीच में थी क्या? अल्ट्रावायलेट, यूवी रेज, पराबैंगनी, जब देखो विजिबल रेज, दृश्य, फिर इंफ्रारेड आ जाएगी, फिर माइक्रोवेव्स आ जाएगी और फिर रेडियो वेव्स आ जाएगी। कोई भी 4 उतारनी है, 4 ही उतारिएगा, ज़्यादा मत उतारिएगा भैया। जितना बोला है उतना काम बिल्कुल सटीक और सही करो। ठीक है, बिल्कुल सटीक और सही करो। मॉडुलन तथा विमॉडुलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। मॉडुलन क्या होता है? हम बोलते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें मूल सूचना को अधिक आवृत्ति की वाहक तरंग पर अध्यारोपित किया जाता है, मॉडुलन कहलाती है। जबकि विमॉडुलन क्या होता है? किसी मॉडुलित तरंग से वाहक सूचना को अलग कर या वाहक तरंग को अलग कर पुनः मूल सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? मॉडुलन कहलाती है ना। मॉडुलेशन और डीमॉडुलेशन में क्या अंतर है? यही तो पूछ रहा है। मॉडुलेशन में क्या होता है? एक प्रोसेस
प्रोसेस है जिसके अंदर हम बोलते हैं कि लो फ्रिक्वेंसी मैसेज सिग्नल इज सुपर इम्पोज्ड ऑन अ हायर फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव, ठीक है। जबकि डीमॉड्यूलेशन में क्या है, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग मैसेज सिग्नल फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड सिग्नल बाय एक्सट्रैक्टिंग द कैरियर वेव, ठीक है, इज नॉन एज डीमॉड्यूलेशन। तो कुल मिलाकर के मैसेज सिग्नल को आपको वापस से प्राप्त करना है, मूल सूचना को वापस से प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होती है, विमॉड्यूलन होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो 24 भी हो गया। हाँ भाई, अब ये जो सवाल आया, ये 4 नंबर का जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, ये 2017 के सप्लीमेंट्री के अंदर जो पेपर था उसका सवाल है। 1/√μ0 का मान मात्रक सहित लिखिए। और देखो नंबरिंग कैसे दे रखी है, 1/2 + 1/2, है ना। 4 नंबर का क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं वो कुछ ऐसा दे रखा है, इसका मान लिखना है आपको। और ये आप सभी को पता है, ये c होता है कितना, 3 × 10⁸ और इसका मात्रक क्या, मीटर पर सेकेंड। तो आधा नंबर इसका और आधा नंबर इसका, ऐसा बोल रहा है वो, ठीक है। ये आपको बस इतना ही लिख करके आना था, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। चलिए फिर पुनरावर्तक स्टेशन का उपयोग लिखिए। पुनरावर्तक मतलब रिपीटर्स का उपयोग करना है। रिपीटर्स मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, प्रेषित्र और अभिग्राही का क्या होता है, संयोजन होता है। एक रिपीटर सूचना को क्या करता है, पहले रिसीव करता है, फिर वापस उस सूचना को भेज देता है, क्या करके, प्रवर्धित करके, ठीक है। यही तो काम होता है। इससे हमें क्या फायदा होता है, हमने बोला कि यहाँ पे हमारा ट्रांसमीटर था, यहाँ पर हमारा रिसीवर था, और ट्रांसमीटर की कैपेबिलिटी इतनी नहीं है कि कहाँ तक पहुँचाए सूचना को, रिसीवर तक पहुँचाए। तो हमने क्या लगा दिया, बीच में बहुत सारे रिपीटर लगा दिए, जिससे क्या हुआ बच्चों, हम आसानी से उस रिसीवर तक सूचना को भेज पाए। कुल मिलाकर के ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, इसके विस्तार के लिए या अधिक दूरी तक सूचना को संप्रेषित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, रिपीटर्स का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, सूचना संकेत को अधिक दूरी तक भेजने के लिए अथवा सूचना तंत्र को, कम्युनिकेशन सिस्टम के विस्तार के लिए किसका उपयोग करते हैं हम, पुनरावर्तकों का उपयोग करते हैं। फिर 13वां सवाल बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया सवाल है इसका, और इसका आंसर मैं आप लोगों से चाहूंगा। विरूपण से बचाव के लिए आयाम मॉड्यूलन में मॉड्यूलन सूचकांक, ये मॉड्यूलर लिखा हुआ है, इसे मॉड्यूलन समझिएगा। मॉड्यूलन सूचकांक म्यू का मान कितना होना चाहिए। देखो कुछ किताबें म्यू लिखती हैं, कुछ किताबें एम लिखती हैं। तो क्या होता है भैया, टू अवॉइड द डिस्टॉर्शन इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, हाउ मच द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज। आपको म्यू का वैल्यू लिखना है, ठीक, कि क्या नहीं हो बच्चों, विरूपण नहीं हो। विरूपण मतलब विकृत नहीं हो सूचना। इसके लिए हम क्या चाहते हैं, सूचकांक का मान कितना होता है। तो बताओ सामान्य मॉड्यूलन कब होता है। देखो 3 तरीके के मॉड्यूलन होते हैं, सामान्य मॉड्यूलन, 100% मॉड्यूलन और अति मॉड्यूलन। m = 0 तो मॉड्यूलन हुआ ही नहीं ना, ठीक है। तो सामान्य मॉड्यूलन, 100% मॉड्यूलन और अति मॉड्यूलन। तो हम बोलते हैं सामान्य मॉड्यूलन में 0 से लेकर 1 के मध्य होता है, ठीक है। तो अगर विरूपण को रोकना है तो मॉड्यूलन सूचकांक का मान जो है वह क्या होना चाहिए बच्चों, 1 या फिर 1 से कम होना चाहिए। 1 के बराबर हो सकता है या 1 से कम होना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये ऐसा लगा, ठीक है। 0 से ज्यादा और 1 से कम या 1 के बराबर, ध्यान में रखिएगा इस चीज को, है ना। बहुत अच्छा सवाल है ये 13। फिर देखिए 17वां सवाल। अब आप देखेंगे 17वां सवाल जैसे रिपीट हुआ सवाल है ना। देखिए, निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम लिखिए जो, पहला, वायुमंडल में ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। भैया ओजोन परत किसको अवशोषित करती है, पराबैंगनी को। अरे पराबैंगनी को ही तो करती है ना, अल्ट्रावायलेट को, ध्यान में रखिएगा। तो इसके पहले का क्या आएगा, अल्ट्रावायलेट। लगभग 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य परास रखती है। अब ये देखो वो वेव्स जिसके लिए 1 नैनोमीटर से लेकर 10⁻³ नैनोमीटर, इसको मैं तरीके से समझू तो ये 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। और इसको मैं देखूँ तो ये 10⁻³ × 10⁻⁹ मीटर, और फिर इसको हमने समझा तो ये 10⁻⁻12 मीटर। ऐसा ही हुआ। चलिए, और ये क्या, 10⁻⁹ मीटर।
इसको और मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 गुणा 10 की घात माइनस 10 लिख सकता हूँ, और इसको मैं 10 की घात माइनस 2 गुणा 10 की घात। अब इतनी रामायण क्यों कर रहा हूँ वो और बता देता हूँ, क्योंकि मैंने जो आपको रेंज लिखा है ना वो एंगस्ट्रॉम में लिखा रखी है, तो आप कैसे फिर तुलना करोगे, तो इसको कन्वर्ट करो भैया, तो ये आपको पता चलेगा 10 एंगस्ट्रॉम, 10 की घात माइनस 10 एंगस्ट्रॉम होता है क्या, 10 एंगस्ट्रॉम, और ये क्या 0.01 एंगस्ट्रॉम, ऐसा ही है क्या। आपको याद हो बच्चों, याद हो, तो मैंने आपको एक्स रे की परास लिखा रखी है, एक्स रे की क्या लिखा रखी है, 0.001 एंगस्ट्रॉम से लेकर 300 एंगस्ट्रॉम, और गामा रेस के लिए लिखा रखा है मैंने आपको 1 एंगस्ट्रॉम तक, है ना, 0.0006 से 1 एंगस्ट्रॉम तक मैंने लिखा रखा है। तो गामा रेस तो मैक्सिमम 1 एंगस्ट्रॉम तक रही, जबकि आपको जो परास दे रखी है वो 10 एंगस्ट्रॉम तक जा रही है, तो इसका मतलब गामा तो नहीं है, तो फिर कौन सी है, अगली इसके बीच में आ गई क्या, देखो 10 एंगस्ट्रॉम 300 एंगस्ट्रॉम की रेंज में आ गया, 0.001 एंगस्ट्रॉम से लेकर 300 एंगस्ट्रॉम आया क्या, यही रेंज, यही आ रही है, ये वाली रेंज इसके अंदर ही तो है, बाहर तो नहीं है, इसके अंदर ही तो है, ठीक। तो हमने बोला कौन सी तरंगों के लिए है, एक्स तरंगों के लिए है, ध्यान में रखिएगा। एक्स रेज वीडियो रिकॉर्डर एवं हाईफाई प्रणाली में प्रयुक्त होती है, जो रिमोट में प्रयुक्त होती है, कौन सी, अवरक्त तरंगे, इंफ्रारेड रेज, ठीक है। माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त कौन सी होती है, माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगे, लिख लीजिएगा, पता चल गया। ये 1900 सवाल अच्छा सवाल था बच्चों। तो ये 2017 के सवाल हैं। एक आगे देखिए 2017 के सप्लीमेंट्री में और क्या आया था, 24वें नंबर का सवाल, ट्रांसड्यूसर को परिभाषित कीजिए, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था। मॉड्यूलर में प्रयुक्त वाहक तरंग के कोई 2 प्रकार लिखिए। अब देखो ये सवाल थोड़ा सा नया है, वाहक तरंगों के कोई 2 प्रकार। तो 2 तरह की वाहक तरंगे होती हैं, एक होती है ज्यावक्रीय वाहक तरंग, साइन भी वैसे ऐसा चलती हुई, ठीक है। तो वाहक तरंगों का प्रकार ध्यान में रखिएगा, ये लिख ही लीजिएगा, ज्यावक्रीय वाहक तरंगे और स्पंद वाहक तरंगे, पल्स कैरियर वेव। 2 तरीके की वाहक तरंगे होती हैं, एक है ज्यावक्रीय और एक है स्पंद वाहक तरंगे, है ना। ज्यावक्रीय को साइनोसोइडल कैरियर वेव बोलेंगे और स्पंद वाहक तरंगों को हम बोलेंगे पल्स कैरियर वेव्स, ठीक है। पता चल गया ये 2 तरंगे कौन सी है। हालांकि ये सवाल आएगा नहीं कितनी तरह की, क्योंकि आरबीएससी के अंदर मेरे हिसाब से इस तरह की कोई लाइन नहीं दे रखी है। इवन सीबीएसई या एनसीईआरटी के बुक में भी कोई लाइन तरीके से नहीं दे रखी है, लेकिन डायग्राम बना रखा है उन्होंने। अगला, आयाम मॉडलित तरंग का चित्र बनाइए। आपको देखो उधर दिख जाएगा आयाम मॉडलित तरंग कैसी दिखाई देती है, आप सभी को पता है कैसी दिखाई देती है। फिर कोई 2 मैक्सवेल समीकरण लिखिए। कितनी देर बाद में आया, 2018 के ये सवाल हैं, सॉरी 2018 की स्लाइड आई है। 2018 में 12वें नंबर का सवाल था आयाम मॉडल तरंग का, जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। और 13 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है 2 मैक्सवेल समीकरण। शुरुआत वाले 2 लिख दो, क्या, समाकलन E डॉट ds बराबर क्या, समीशन q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आपको सिर्फ समीकरण ही लिखना था, तो रामायण लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, समीकरण बढ़िया से लिख दो। और दूसरा क्या था, b डॉट ds बराबर 0। देवताओं यही था, क्लियर है ये बात। तो ये लिख करके आना, और तो क्या करना है ना। चलो अगला देखिए, आकाश तरंग संचरण द्वारा प्रसारण की अधिकतम दूरी तथा एंटीना की ऊंचाई के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। अरे वो आपने वो दूरी देखी थी ना कि कितनी दूरी होती है, तो हमने बोला मैक्सिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू √2RHT प्लस √2RHR। किया था क्या ये 24वें नंबर के लिए, इसका डेरिवेशन किया था नहीं किया था LOS के लिए, आपको यही करना था, है ना। अधिकतम दूरी और एंटीना की ऊंचाई के मध्य संबंध, अधिकतम दूरी और एंटीना की ऊंचाई के मध्य संबंध, ये पूरा करके आना था डेरिवेशन। फिर अब ये 2019 के अंदर आ जाते हैं। देखिए अब जब 2018, 2019 और 20 की बात करेंगे तो 4 नंबर के ही सवाल आते हैं, है ना। ये दोनों जो चैप्टर हैं मिला करके 4 नंबर के देते हैं, तो अब क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन घट गए हैं, आप देखोगे तो अब 3-3 सवाल ही आ रहा है। मॉडुलन को परिभाषित कीजिए, जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले किया था। विद्युत चुंबकीय तरंगों में
विद्युत क्षेत्र E एवं चुंबकीय क्षेत्र B के मध्य कोण कितना होता है? दोनों के मध्य कोण बच्चों कितना होता है? हाँ, कोण बताया था 90 डिग्री और कलांतर कितना बताया था? 0 बताया था। फेस डिफरेंस 0 होता है जबकि एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अच्छा सवाल है बच्चों, नोट कर लीजिएगा इस सवाल को। तो फिर मुक्त आकाश में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E का परिमाण 300 वोल्ट पर मीटर है। चुंबकीय क्षेत्र B का मान ज्ञात कीजिए यदि प्रकाश का वेग इतना हो। देखो 2 नंबर का सवाल दिया और इतना इजी सवाल है, आप सभी को पता है। देखिए इस तरीके का सवाल शायद मेरे हिसाब से मैंने कहीं छोड़ दिया है। अरे एक मिनट, 2018 हो चुका है, 2019 के सवाल मैंने आपको करवा दिए। ये जो लास्ट वाले थे ना 2019 के क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है 2019 के शायद। हाँ भाई, तो आपको A की वैल्यू दे रखी है कितनी? 300 वोल्ट पर मीटर है ना, और B पूछ रहा है तो हमने बोला C इज इक्वल्स टू क्या? E डिवाइडेड बाय B या E नॉट डिवाइडेड बाय B नॉट। तो B नॉट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? E नॉट में किसका भाग लगाओगे? C का। E नॉट कितना था? 300, उसमें भाग लगाओ 3 गुणा 10 की घात 8 का, कितना हो जाएगा? 100 गुणा 10 की घात -8 टेस्ला। ठीक है, 10 की घात -6 टेस्ला या 1 माइक्रो टेस्ला, जैसा भी आप लिखना चाहें। सिंपल सवाल। अब 2020 में आ गए। संचार तंत्र का ब्लॉक आरेख, पहले वाले में 2014 में था ये सवाल। नैनो तकनीक किसे कहते हैं? ये हटा दिया गया है बच्चों, तो छोड़ो इसे। एक आयाम मॉड्यूल तरंग के अधिकतम एवं न्यूनतम आयाम क्रम में से 10 और 2 है। अब देखो ये सवाल अच्छा है, 2020 के अंदर ये जो सवाल आया है ये अच्छा सवाल है। क्या भाई? ए मैक्सिमम का मान कितना है? तो आंसर है 10 और ए मिनिमम का मान कितना है? आंसर है 2 वोल्ट। ठीक, ये चॉइस हुआ है और किसका? 2020 का। तो फिर आपको क्या बोलेगा? एम ही पूछेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। मॉडल सूचकांक निकालना है आपको। क्या करोगे? फॉर्मूला बता चुका हूं ना, ए मैक्सिमम माइनस ए मिनिमम डिवाइडेड बाय ए मैक्सिमम प्लस ए मिनिमम। इससे निकालोगे नहीं निकालोगे? 10 माइनस 2 कितना होता है? 8 और 10 प्लस 2 कितना होता है? 12। 4 से काटो, 4 तो नहीं 8 और 4 3 12, 2/3 कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। फिर आयाम मॉड्यूल तरंग के अभिग्रहण हेतु अभिग्राही का ब्लॉक डायग्राम लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया था, चलो वापस से बता देता हूं। और ये ध्यान में रखिएगा बच्चों, ये आता है ब्लॉक आरेख पूछेगा, देखना आप देखोगे बोर्ड पेपर में मोस्ट परसेंटेज 99% आने के चांसेस रहते हैं, 1% वो छोड़ दे तो बात अलग है। तो हमने बोला यहां पर एक रिसीवर एंटीना होगा तो लिख लीजिएगा अभिग्राही एंटीना। फिर यहां पर क्या होगा? प्रवर्धक होगा। फिर प्रवर्धक के आगे क्या होता है? IF स्टेज होता है, IF स्तर होता है। फिर IF स्तर के आगे क्या होता है? संसूचक होता है। संसूचक के आगे क्या होता है? वापस से प्रवर्धक होता है। और फिर हम बोलते हैं मूल सूचना मिल जाती है। यही तो था, इतना ही तो काम है, यही काम करना है और क्या करना है। यहां पे आप लिख लीजिएगा AM सिग्नल। डन। एम्पलीफायर, IF स्टेज, डिटेक्टर एंड अगेन एम्पलीफायर एंड देन मैसेज सिग्नल। नैनो संचरण ये तो छोड़ दो, ये तो कोर्स से ही हट चुका है, सभी तरीके से कोर्स से हट चुका है। अब सप्लीमेंट्री के लिए देखो, सप्लीमेंट्री में आए हुए सवाल है। क्या? विद्युत चुंबकीय तरंगों के कोई 4 अभिलक्षण लिखिए। भाई 4 अभिलक्षण क्या? मैं बता चुका हूं आपको पहले। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। पेपर इजी आएगा, ये बात ध्यान में रखना। आप ही अपने हाथों से बिगाड़ लो तो बात अलग है। मैंने आपको तरीके बता दिए, इवन न्यूमेरिकल भी बता दिए। देखो E0/B0 के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है, वो एक क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। 1/μ0ε0 वो एक क्वेश्चन थोड़ा तरीके से ध्यान में रखिएगा, ये सवाल। और एक मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूला मेन हो गए, C = E0/B0 और एक मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स का AM/AC या फिर A मैक्सिमम माइनस A मिनिमम डिवाइडेड बाय A मैक्सिमम प्लस A मिनिमम। ये 3 फॉर्मूला याद रख लो, आपको इनमें से ही न्यूमेरिकल मिलेगा, इससे ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, और बेसिक सवाल जो आ चुके हैं, ये सारे सवाल को एक बार के लिए रिपीट कर लीजिएगा, आपको पेपर इनमें से देखने को मिलेगा।
चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों, अब चालू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पहले चैप्टर से वापस से चालू करेंगे और एक एक करके काम करते हुए चलेंगे। हैव अ गुड डे, टेक केयर।